नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। विशाखापट्टनम तट से दोपहर तक टकरा सकता है चक्रवाती तूफान हुदहुद। आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश। सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे जेल। देर शाम किया तिहाड़ में समर्पण। देरी की रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे अधिकारी। पाकिस्तान की तरफ से रात भर होती रही गोलीबारी। अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में 15 चौकियों पर दागे मोर्टार। बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। इराक में हिंसा का दौर जारी। राजधानी बगदाद में सिलसिलेवार कार बम धमाके। 38 की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। और दूसरे वनडे में जीता भारत। वेस्टइंडीज को 48 रन से दी मात। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। और सबसे पहले बात करेंगे हुदहुद चक्रवात की। हुदहुद चक्रवात आने में अब 3 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। 12 बजे के आसपास विशाखापत्तनम के तट से यह दस्तक देगा। इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से तैयार हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। ये तेज हवाएं हुदहुद के नजदीक आने का संकेत दे रही हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा है। इसके साथ ही इन इलाकों में तूफान की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। तटीय इलाकों में भूस्खलन, भारी बारिश और 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई। अगले 12 घंटे के अंदर ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म से वीक होकर एक साइक्लोन स्टॉर्म परिणत हो जाएगा, जब ये उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट पार करके छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा। और जब ये छत्तीसगढ़ पहुंचेगा तब ये वीक होकर फर्दर एक डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा अगले 12 घंटे में। तटीय इलाकों को खाली कराने का काम जारी है। अब तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। आंध्र के राहत शिविरों में 5 लाख से ज्यादा लोगों के रहने का इंतजाम है। सेना ने राहत और बचाव के लिए दोनों राज्यों में अपनी 16 टीमें भेजी हैं। एनडीआरएफ की 44 टीमें पहले ही यहां काम पर जुटी हैं। सोमवार तक हुदहुद का खतरा कम होने की उम्मीद है। I think we are adequately prepared. We are doing our best. We have mobilized all the necessary central resources to assist the state governments. विशाखापत्तनम में हुदहुद के टकराने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 30 मीटर ऊंची समुद्री लहर उठेगी। पूर्वी तटीय रेलवे ने एहतियातन 39 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। आंध्र और ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल में भी 24 घंटों का कंट्रोल रूम बनाया गया है। उधर अंडमान निकोबार में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्तरी अंडमान के पास से उठा था और अब ये विशाखापत्तनम तट से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसा बताया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हरिप्रसाद भारती भुवनेश्वर से स्थानीय पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम ताज़ा हाल लेते हैं। हरिप्रसाद, ये बताएं कि फिलहाल क्या वहां पर माहौल है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? और बताया जा रहा है कि बारिश वहां बहुत तेज हो रही है। फिलहाल किस तरह के हालात हैं वहां पर? अभी जी दीपक जी, ऐसा देखिए, ये जो बारिश बार बार हो रही है यहाँ पर, जो इसके जो चक्रवाती तूफान करीब 90 किलोमीटर दूर है और ये 15 किलोमीटर स्पीड में आगे बढ़ रही है। तो इसी कारण ये करीब 12 बजे के बाद ये क्रॉस करने की संभावना है। और इसके देखते हुए उड़ीसा जैसा आंध्र प्रदेश के 5 जिला और उड़ीसा के 16 जिला में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और जो प्रत्येक जिले में एनडीआरएफ टीम, ओड्राफ टीम को तैनात किया गया है और लोगों को हटाया जा रहा है। और कल रात तक 43,000 लोगों को अलग अलग जगह पर हटाया गया है, जिसमें कई जगह पर जो बारिश के कारण पानी भर गया है, तो पानी के अंदर से नाव से लोगों को निकाला जा रहा था, जिसके कारण राजनगर के पास एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोट पलट जाने के कारण वहां एक बच्चे की मौत हो गई, एक बच्चे लापता है और 8 लोगों को वहां से बचाया गया, जिसमें वहां के तहसीलदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, वो भी उसमें सवार थे, लोगों को ला रहे थे। और वो एक बच्चे की तलाश अभी जारी है और बाकी 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
और दूसरी ओर जो इसके कारण जो दो विशाखापट्टनम जाने वाली दो ट्रेन को 35 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है और 21 ट्रेन का रूट चेंज कर दिया गया और 2 ट्रेन को जो विशाखापट्टनम होके जाती है उसको भुवनेश्वर में ही रोक दिया गया है और जो यात्री है उनके रहने के लिए यहाँ स्टेशन में व्यवस्था की गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था सरकार द्वारा अलग से पहली बार ऐसा देखा गया कि ट्रेन में जो यात्री जा नहीं पाए विशाखापट्टनम की तरफ और भुवनेश्वर में कटक में रुक गए, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। जी दीपक। हरिप्रसाद, मौसम विभाग इसे सीवियर साइक्लोन कह रहा है। ऐसे में उड़ीसा, क्योंकि पिछले साल भी उड़ीसा ने एक पायलिन तूफान से भयानक तबाही का मंजर देखा था, इस बार क्या तैयारियां वहां पर माकूल नजर आई? हाँ, इस बार ऐसा देखा गया तो ज्यादातर के जो मीडिया सबसे ज्यादा साथ लोगों को दे रही है, क्योंकि सरकार द्वारा कहा जा रहा है जैसे मालकानगिरी इलाका है वहाँ नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर सरकारी अधिकारी मीटिंग तो करते हैं लेकिन वो अपने जान के भय से जो गांव है वहां जाने को डरते हैं। जो बंडा घाटी है। हरिप्रसाद जी, आपको रोकना मैं इस वक्त चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर, महानिदेशक मौसम विभाग, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे इंटेंसिटी जानना चाहूंगा हुदहुद चक्रवात की। ये बताया जा रहा है कि 90 किलोमीटर दूर ही महज ये रह गया है, इसकी इंटेंसिटी क्या है और क्या इसे वाकई में सीवियर साइक्लोन कहा जाए? इसकी तीव्रता इस वक्त टी स्केल पे T5.0 है और उसका तात्पर्य यह है कि जो हवा की गति है वो करीब 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा अभी की गई है और इस वक्त ये विशाखापट्टनम से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जी। और सर, जो पिछले साल अक्टूबर में भारत के दक्षिण पूर्वी तट से जो पायलिन तूफान आया था, उससे ये कितना अलग है अगर इंटेंसिटी की बात की जाए, या जो नुकसान का आकलन किया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है, कितना फर्क है इस तूफान और पिछले तूफान में? देखिए, जहां तक तीव्रता का है, हुदहुद फेलिन से थोड़ा कमजोर है, हालांकि श्रेणी वही है लेकिन हवा की गति उसमें 210 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी और इसमें उससे करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम रहेगी। जी। लेकिन जहां तक नुकसान का प्रश्न है, ये बहुत पेचीदा सवाल है क्योंकि नुकसान इस पर निर्भर करता है कि वल्नरेबिलिटी क्या है जहां पे तूफान जाके टकराता है। और चूंकि ये तूफान इस वक्त आंध्र प्रदेश के जिस तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, यानी विशाखापट्टनम पे बढ़ रहा है, तो दो बातें विशेष ध्यान देने वाली है। एक तो यहाँ आबादी ज्यादा सघन है, शहर है, आबादी सघन है, और दूसरा ये कि यहाँ की टोपोग्राफी जो है वो समुद्र तल से तुरंत ऊंचाई ले लेती है और फिर पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसके फायदे और नुकसान दोनों है। चूंकि आबादी ज्यादा है तो वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा लोग वल्नरेबल है, और चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो ये तुरंत कमजोर पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर, महानिदेशक मौसम विभाग, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने जानकारी दी कि ये सीवियर साइक्लोन जरूर है, 160 से 170 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, आबादी सघन है, टोपोग्राफी बहुत टिपिकल है और इस वजह से नुकसान की आशंका शायद ज़्यादा हो। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि इसका जो नुकसान की आशंका, जो इंटेंसिटी है, उसको धीमा होने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसा वो उम्मीद कर रहे हैं। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो राज्य सरकार और केंद्र ने मिलकर जो पुख्ता तैयारियां की हैं, एनडीआरएफ की टीम, सेना, नेवी जुटकर मिलकर जो वहाँ पर तैयारियों को अंजाम देने में जुटी हुई हैं, उससे नुकसान कम से कम होगा, ऐसी उम्मीद फिलहाल हम भी करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है पाकिस्तान की ओर से। जम्मू कश्मीर में अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में रात भर सीमा पार से गोलीबारी होती रही। पाकिस्तानी सेना ने छोटे हथियारों और मोर्टारों से गोलीबारी की। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सीमा शनिवार को एक बार फिर गोलियों की आवाज से थर्रा उठी। 2 दिन की खामोशी के बाद दोपहर 1 बजे पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बनवात सेक्टर की 3 चौकियों पर गोलीबारी की। इसके बाद रात भर अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की 15 चौकियों पर हमला हुआ। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने भी इसका करारा जवाब दिया। लगातार हो रही फायरिंग से लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये है कि हमारे इस पूरे साल का जो है
अनाज जो है इसका हैवानात का और इंसानों का जो है इसी सीज़न में इसका जो है संभाला जाता है, जिसके कारण हम ज़बरदस्त परेशान हैं। और जितने लोग जो भी हैं वो काम काज करने के लिए खेतों में हैं, मवेशी खेतों में है, और पाकिस्तान की जो है लगातार फायरिंग और बमबारी जो है लगातार चल रही है। इस महीने पाकिस्तान की ओर से 36 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। पिछले 10 दिन में सीमा पार से हुई गोलीबारी में करीब 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 90 लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से जम्मू, सांबा और कठुआ जिले में गोलीबारी के चलते करीब 32,000 लोग शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कर दिया। चुनिंदा गांवों के कायाकल्प की योजना गांव के विकास की मौजूदा सभी योजनाओं से अलग है। इसके धुरी सांसद होंगे और जन भागीदारी से गांव का विकास होगा। हर सांसद को एक गांव की पहचान कर 2016 तक उसे आदर्श ग्राम बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गांवों की तस्वीर और तकदीर अगले कुछ सालों में बदलने जा रही है। इससे जुड़ी महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी SAGY की शनिवार को औपचारिक शुरुआत हो गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर दिल्ली के विज्ञान भवन में इस योजना का पूरा रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री और लगभग सभी दलों के सांसद मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सांसदों और मनोनीत सदस्यों से 2016 तक एक आदर्श गांव बनाकर नजीर पेश करने की अपील की। करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम 3 गांव करते तो करीब 2,500 गांव तक हम पहुंच पाते। इसी योजना के प्रकाश में अगर राज्य भी विधायकों के लिए भी कोई स्कीम बनाती है और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम, तो 6-7 हजार गांव और जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि इस योजना की तरह अगर विभिन्न राज्यों के विधायक भी ऐसी पहल करेंगे तो ऐसे गांवों की संख्या अधिक होगी और तेजी से विकास होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ति आधारित मौजूदा विकास मॉडल को बदलकर हमें मांग आधारित विकास मॉडल बनाने की जरूरत है। हम मिलकर के अपने आप विश्वास जताएं और उसको करेंगे, और उनको विश्वास दीजिए कि आप MP रहेंगे तो आगे भी और गांव होंगे। एक मॉडल बन रहा है और फिर और गांव वालों को उस मॉडल दिखाने के लिए लाने का टूर करोगे तो अपने आप में बदल आ जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 3 चरण में काम होंगे। इनमें सफाई और हरियाली पर जोर के अलावा स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सांसद मैदानी इलाकों में 3,000 से 5,000 आबादी और पहाड़ों में 1,500 से 3,000 की आबादी के एक गांव को चुनेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो सांसद का पैतृक या ससुराल का गांव ना हो। शहरी इलाकों के सांसद अपनी पड़ोसी लोकसभा सीट को चुन सकते हैं। राज्यसभा के सांसद अपने प्रांत का और मनोनीत सांसद देश का कोई भी गांव चुन सकते हैं। नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी में बातचीत कर गांव चुनेंगे। कार्यक्रम की निगरानी के लिए देश भर में वर्कशॉप आयोजित होंगी। प्रधानमंत्री खुद सांसदों, अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। माननीय संसद के नेतृत्व में आपके गांव में आपको करना है, लोगों के सहभाग से करना है। केवल राज्य नहीं, समाज बदलना है। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 250 सांसदों को मिलाकर कुल 795 सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना सफल होने पर 10 साल में 6,360 ऐसे गांवों का विकास होगा जो ग्रामीण विकास का मॉडल बन सकते हैं। वैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से ग्रामीण विकास की कई योजनाएं चल रही है, लेकिन गाँव के समग्र विकास की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें न सिर्फ भौतिक रूप से बल्कि गांव के सामाजिक आर्थिक विकास का एक मजबूत खाका खींचा गया है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देखना ये है कि ज़मीनी स्तर पर योजना कितना सफल होती है। कैमरामैन DK पांडे के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा TV, दिल्ली। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को मैत्रेयी अंतर्राष्ट्रीय विजिटिंग प्रोफेसरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें हर साल 12 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिकों को भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये विजिटिंग प्रोफेसर अपने अनुभवों को 3 स्तरों स्कूल, कॉलेज
और शोध संस्था के जरिए छात्रों से साझा करेंगे। इन सभी लेक्चर को इंटरनेट पर दुनिया भर में उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम का मकसद देश भर के छात्रों और शोधार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मुहैया कराना है। इसके तहत विजिटिंग प्रोफेसर के साथ छात्रों के संवाद को राज्यसभा टीवी पर भी दिखाए जाने की योजना है। जिस प्रकार ये प्रयोग आगे बढ़ता है और इसका लाभ मिलता है, तो मुझे विश्वास है कि हम तो और संख्या में बढ़ाएंगे ही, बहुत से और प्रोफेसर स्वयं भी आने का इच्छा जाहिर करेंगे और बहुत सी और संस्थाएं भी उनको लाने का प्रावधान करेंगी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव की। और अब बात महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की खबरों की। इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने शनिवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में समर्पण कर दिया। जमानत पर चल रहे चौटाला ने बीती रात 8:40 पर समर्पण किया। उन्हें जेल संख्या 2 में फिलहाल भेजा गया है, जहां वो पहले भी बंद थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को समर्पण की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया था और आदेश दिया था कि उन्हें शनिवार को ही समर्पण करना है। जेल अधिकारियों के मुताबिक चौटाला तय समय सीमा से 1.5 घंटे बाद जेल पहुंचे और अधिकारी इस बारे में अदालत को जानकारी देंगे। विशेष सीबीआई अदालत ने 22 जनवरी 2013 को चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 8 अन्य को कनिष्ठ अध्यापकों की गैर कानूनी भर्ती में दोषी ठहराते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ उनकी अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। और इससे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनडी नेता ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हरियाणा में हार के डर से सीबीआई पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बना रही है। 6000 कुर्सियां लगी थी, वो भी खाली पड़ी थी। उससे बौखलाहट में आकर के उन्होंने उल-जुलूल बातें भी करनी शुरू कर दी और सीबीआई का दुरुपयोग करके उस कोर्ट के सामने फिर एक दरख्वास्त दे दी, जिस कोर्ट ने 17 तारीख तक मुझे सरेंडर होने की अनुमति दी थी। मेरे पे कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाबंदी थी, ना कोई भाषण देने की पाबंदी थी, बल्कि कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि आप 17 तारीख को इसमें शामिल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीति को विकास का विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वंशवाद की राजनीति के चलते लोगों का भला नहीं हो पाया। उन्होंने सुशासन को विकास का मूल मंत्र बताया। जींद की एक रैली में बालिका दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता जाहिर की। हरियाणा के सियासी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 रैलियों को संबोधित किया। जींद की रैली में प्रधानमंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने समाज में महिलाओं के अधिकार और सम्मान की हिमायत भी की। बेटियों की हत्या करने का पाप करते हैं, भ्रूण हत्या का पाप करते हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के 15 जिले, उसमें से 9 जिले हरियाणा के हैं जहां यह स्थिति भयंकर है। क्या बेटियों को जन्मने का अधिकार नहीं होगा? क्या बेटियां सम्मान के साथ नहीं जी सकती हैं? प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना की। उन्होंने वंशवाद की राजनीति को विकास के लिए घातक बताया। नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया। 5 परिवार इधर उधर सत्ता पाते रहे, कभी ये परिवार सत्ता लेते हैं तो कभी ये परिवार पर्दे के पीछे गठबंधन कर देते हैं कि ये 5 साल मेरे लिए मैं लूटूंगा, अगले 5 साल तेरे लिए तू लूट लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरसा और गुड़गांव में भी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने सुशासन और बदलाव के लिए लोगों से समर्थन की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को हरियाणा में चुनावी सभाएं की। दोनों ने केंद्र सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए राज्य की हुड्डा सरकार की उपलब्धियों के नाम पर जनता से वोट मांगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भिवानी के तोशाम में रैली की।
सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर यूपीए की नीतियों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे वादे करने में माहिर है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने चांद सितारे तोड़कर लाने जैसे वादे किए थे। आज वे हरियाणा की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। जेल से सरकार चलाने वालों को भी कुर्सी चाहिए। दूसरी ओर सिरसा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार को महंगी दवाओं और चीनी घुसपैठ पर एक बार फिर घेरा। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की हुड्डा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। हरियाणा में हम एजुकेशन हब लाए, एम्स लाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाए, IIM लाए, NID लाए, मेडिकल कॉलेज लाए, निफ्ट लाए, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस लाए, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी लाए, डिफेंस यूनिवर्सिटी लाए। हमने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया और लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। प्रदेश में 13 अक्टूबर की शाम चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने प्रचार के अंतिम चरण में पूरा जोर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देश की बाकी खबरें अब देख लेते हैं कुछ और। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज नॉर्वे और फिनलैंड की 6 दिनों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान नॉर्वे के राष्ट्राध्यक्ष किंग हेराल्ड पंचम और फिनलैंड के राष्ट्र प्रमुख साउली निनिस्तो से मुलाकात करेंगे। प्रणब मुखर्जी नॉर्वे के प्रधानमंत्री एरेना साल्टबर्ग और फिनलैंड के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर स्टब से भी मुलाकात करेंगे। वो दोनों देशों में उद्यमियों के एक सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रोवानीमी के सेंटा क्लॉज के गांव भी जाएंगे। प्रणब मुखर्जी पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो नॉर्वे के दौरे पर जा रहे हैं। आज वो ओस्लो जाएंगे और 14 अक्टूबर को वो फिनलैंड पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। राष्ट्रपति 17 अक्टूबर को वापस आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि खराब आर्थिक वृद्धि दर को दुरुस्त करने की दरकार है। यूरोप के खराब आर्थिक हालात ने कोष को चिंता में डाल दिया है। IMF ने इबोला, मध्य पूर्व और यूक्रेन संकट के चलते एक बार फिर वैश्विक वृद्धि दर में कटौती का अनुमान जाहिर किया है। 2014 में तीसरी बार अनुमान में कटौती लाई गई है। भारत की तरफ से वित्त सचिव अरविंद मायराम, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन बैठक में शिरकत कर रहे हैं। It is back. Let's face it. We have recovery. It's not the most vibrant and as high growth as we would like it in order to absorb the job seekers, for instance. But we have growth. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आगे बढ़ते हैं। हांगकांग में सरकार के साथ वार्ता रद्द होने के बाद लोकतंत्र समर्थकों ने एक बार फिर प्रदर्शन तेज कर दिया है। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी पिछले 2 दिन से हांगकांग की सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार ने जनजीवन सामान्य करने के लिए प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की अपील की है। फिलहाल सरकार लोकतंत्र समर्थकों के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं दिख रही, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो डटे रहेंगे। इधर चीन का कहना है कि इस प्रदर्शन के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 经济的伤害非常的大，特别是对中小企，已经很多工人没有兼职，要休假了，因为老板没能力支薪酬给他们。 इराक की राजधानी बगदाद में शनिवार को कार बम विस्फोटों में 38 लोगों की मौत हो गई। ये विस्फोट शिया बहुल इलाके को निशाना बनाकर किए गए। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों ने सुन्नी प्रांत में एक स्थानीय पत्रकार की हत्या के बाद इस हिंसा को अंजाम दिया है। विस्फोटकों से भरी कार के साथ पहला आत्मघाती हमला बगदाद के उत्तरी जिले खाजी मियाह में एक सुरक्षा चौकी में हुआ। यहाँ 3 पुलिस अधिकारियों समेत 13 लोग मारे गए और करीब 28 लोग घायल हो गए। दूसरा विस्फोट बगदाद के उत्तर पश्चिम में शुला जिले में हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए। शुला में ही एक सुरक्षा चौकी पर एक और कार बम हमले में 18 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में अमेरिका द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका ने पाक अफगान सीमा के नजदीक मरघा क्षेत्र में एक वाहन को निशाना बनाकर यह हमला किया। इस साल ये 14वां ड्रोन हमला था। उत्तरी वजीरिस्तान पाकिस्तान के 7 कबायली जिलों में से एक है, जिसे तालिबान और अल कायदा का गढ़ माना जाता है। बात क्रिकेट की। भारत ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में वेस्टइंडीज को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 48 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट पर 263 रन बनाए थे। भारत के लिए विराट कोहली और सुरेश रैना ने 62 रन बनाए, जबकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 51 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 46.3 ओवरों में 215 रनों पर आउट हो गई। भारत की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 4 विकेट चटकाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आज उर्दू के मशहूर शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार निदा फाजली का जन्मदिन है। निदा फाजली ने उर्दू शायरी को लोकप्रिय बनाने वाली ऐसी गज़लें लिखी जिन्हें हर उम्र के लोगों ने दिल से लगाया। पिछले 3.5 दशकों में उन्होंने हिंदी फिल्मों में हर मिजाज के गाने लिखे, गीत, गज़ल और शायरी। इसके अलावा उनकी आलोचना भी काफ़ी मशहूर हुई। मुशायरों में अपनी अदायगी के लिए वो जाने जाते हैं। 1998 में साहित्य अकादमी और 2013 में पद्मश्री सहित उन्हें कई सम्मान मिले हैं। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। विशाखापट्टनम तट से दोपहर तक टकरा सकता है चक्रवाती तूफान हुदहुद। आंध्र ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश, सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे जेल। देर शाम किया तिहाड़ में समर्पण। देरी की रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे अधिकारी। पाकिस्तान की तरफ से रात भर होती रही गोलीबारी। अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में 15 चौकियों पर दागे मोर्टार। बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। इराक में हिंसा का दौर जारी। राजधानी बगदाद में सिलसिलेवार कार बम धमाके, 38 की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। और दूसरे वनडे में भारत ने जीता मैच। वेस्टइंडीज को 48 रन से दी मात। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर।